चलिए आज हम लोग जानते हैं इस वीडियो में भारत में जितने भी वंशज थे उन वंश के विषय में। कश्मीर में कौन सा वंश था, उसके संस्थापक कौन थे। दिल्ली में जो पांच वंशज आए थे उसके संस्थापक कौन थे, जो दिल्ली सल्तनत काल था। ठीक है, मुगल वंश के जो संस्थापक कौन था, चाहे वो कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हर जगह में वंशज अपना अपना छाए हुए थे। एक वंश को ख़त्म करने के बाद दूसरा वंश अपना स्टार्ट कर लेता था और वो अपना राज करता था, क्योंकि धन का लालच दुनिया को मार डालता है। शराब की जो नशा होती है ना, तो वो स्वयं को मारता है, लेकिन दौलत की नशा वो दूसरों को मारता है। दूसरों को मारने के बाद स्वयं वो वहाँ पे पहुँचता है, लेकिन दौलत सबके पास जीवन भर नहीं रहता है। कभी गरीब अमीर हो सकता है और अमीर कभी भी गरीब हो सकता है। लेकिन आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है किसके विषय में, ये आपको जो भारत में जितने भी वंशज छाए हुए थे उनके विषय में। ये जम्मू कश्मीर में जो वंशज थे इनके विषय में, चाहे आपको ये राज्य में जो भी वंशज थे उनके विषय में कंप्लीट बताऊंगी। ध्यान से समझना, क्योंकि ये बहुत सा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो आपको चाहे स्टेट पीसीएस की किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। दिल्ली सल्तनत काल, ये दिल्ली सल्तनत काल में कितने वंशज थे, तो 5 वंश थे। कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये 5 वंश थे। अब पांचों वंश का स्टेप बाय स्टेप आप लोग को नाम याद रखना होगा, कि पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत काल में पहला वंशज कौन आया था, गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक, चौथा सैयद, पांचवा लोदी। और लोदी वंश को ख़त्म करने के बाद ही स्टार्ट हो गया था क्या चीज़, मुगल साम्राज्य। और मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन से थे, और इस मुगल साम्राज्य का जो संस्थापक था उसको भारत में बुलाने वाला ऐसा कौन सा व्यक्ति था। और अब आप लोगों को समझना होगा सिर्फ हर एक वंशज के संस्थापक के विषय में, और इसके सही समय देखना होगा कि कब ये आए हुए थे। गुलाम वंश के जो संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, जो गुलाम वंश के संस्थापक था, और दिल्ली सल्तनत काल ये चला दिया। दिल्ली सल्तनत काल में लोग रहने लगे थे, दिल्ली में रहने लगे थे। कौन था ये मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। कौन था? गुलाम था मोहम्मद गौरी का। भारत में 17 बार आक्रमण करने वाला मोहम्मद गौरी था, और इसी मोहम्मद गौरी का जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये गुलाम था। और इसी गुलाम से अपने बेटी का शादी कर देता है गौरी, और भेज देता है कि जाओ तुम दिल्ली में राज करो। तो दिल्ली में जैसे ही इसको राज करने के लिए भेजता है तो ये आता है, तो गुलाम वंश का स्थापना कर देता है, और इसे कहते हैं गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को। लेकिन वास्तविक संस्थापक माना जाए तो रहता है इल्तुतमिश। और इन सबों का जो गुलाम वंश का समय काल है वो समय काल था 1206 से लेके, क्योंकि गौरी का 1206 में मृत्यु हो जाती है, वैसे ही गुलाम वंश का स्थापना हो जाता है। और 1206 से लेकर के 1290 तक ये गुलाम वंश चलता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ आप लोगों को गुलाम वंश कौन था, अरे गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, ये इल्तुतमिश कौन था, या फिर आपको कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था और उसका दामाद भी था। ठीक है, अब ये आपको हो गया समझ में। खिलजी वंश आता है दूसरे में। खिलजी वंश गुलाम वंश के राजा को मारने के बाद, जैसे ही मान लीजिए कि कोई मतलब बहुत बड़ा राज करता है, वो राजा है, और किसी के पास मतलब गुलाम वंश में कोई छोटा आया, उसके पास इतना दिमागे ना रहा, तो खिलजी वंश के लोगों ने मार करके अपना खिलजी वंश स्थापना कर लिया था। और वो कौन था, वो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने क्या किया था कि वहाँ पे उसके मतलब गुलाम वंश के लोगों को ख़त्म करने के बाद अपना वंश स्टार्ट कर लिया, जिसे कहा गया खिलजी वंश। क्या कहा गया? खिलजी वंश। इसका समय काल, क्योंकि 1290 में गुलाम वंश खत्म हुआ था, अब 1290 से लेकर के 1320 तक चला था खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी इसी जलालुद्दीन फिरोज शाह का दामाद भी कहिए और भतीजा भी कहिए था। और इसने
इसको हटा करके अपना राज चलाना स्टार्ट कर दिया। धन एक ऐसा चीज़ है जो कि साफ उस पे रेंगता है। और एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रहे कि जब भी पढ़ना तो आप लोग रटना नहीं। कहा जाता है कि रटंत विद्या अवंत नाही और खवंत भोजन और पचंत नाही। जो ज़्यादा खाता है उस पचता नहीं है और जो ज़्यादा रटता है उसको आता नहीं है। बस अपने माइंड में अच्छे से ध्यान से पढ़ना कि हमारे सब कुछ जहाँ से पढ़ रहे हैं हमारे माइंड में तुरंत छप जाए। तो आप दिल्ली के बारे में पढ़ते हो, इसके 5 वंशज के विषय में, इसके संस्थापक के विषय में, इसके समय काल के विषय में आप लोगों को समझना है। अब आप लोगों को खिलजी वंश को समाप्त करने वाला था तुगलक वंश। और तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक थे। इन्होंने क्या किया था, इसको ये ख़त्म करने के बाद अपना वंशज स्टार्ट कर लिया था। 1320 में खिलजी वंश समाप्त हो गया और तुगलक वंश 1320 से स्टार्ट हो जाता है, 1451 तक ये चलता है। कब तक चलता है? 1451 तक चलता है। सैयद वंश, तुगलक वंश को समाप्त कर देता है खिर्ज खान। कौन? खिर्ज खान। ठीक है, ये जैसे ही खिर्ज खान तुगलक वंश को समाप्त कर देता है, सैयद वंश का संस्थापक यही हो जाता है खिर्ज खान। ये देखिए, तुगलक वंश 1414 ईस्वी में ख़त्म होता है और 1414 में स्टार्ट हो जाता है सैयद वंश और 1451 तक पूरा टोटल ये चलता है। ठीक है, अब आप लोगों को लोदी वंश के विषय में समझना है। लोदी वंश का संस्थापक है बहलोल लोदी। कौन है? बहलोल लोदी। 1451 में जैसे ही सैयद वंश खत्म होता है, 1451 में स्टार्ट हो जाता है लोदी वंश। लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी होता है और ये बहलोल लोदी के बाद और जो शासक आते हैं इस पे वो अलग अलग अपने काम करते हैं। कौन कौन रहते हैं पहले उसके बारे में समझने से पहले 1451 से लेकर के 1526 तक ये तक रहता है लोदी वंश। यहीं तक दिल्ली सल्तनत काल समाप्त हो जाता है और लोदी वंश को समाप्त करने वाला आ जाता है बाबर। कौन आ जाता है? बाबर। बाबर कहाँ का था? फरगाना का था। फरगाना से इसको बुलाया गया था। ठीक है, उज़्बेकिस्तान के एरिया, जैसे कि एशिया में इस समय जो वर्तमान में उज़्बेकिस्तान है, वहाँ के फरगाना का बाबर था और बाबर को भारत में बुलाया गया था। बाबर 11 साल के ही उम्र में फरगाना में राजगद्दी पे बैठ गया था क्योंकि उसके बाप ख़त्म हो गए थे, यानी उसके बाप की मृत्यु हो गई थी। 14 फरवरी 1483 में बाबर का जन्म हुआ था और उसको बुलाया था राणा सांगा। भारत में दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी बुलाए थे। दौलत खान और आलम खान बुलाए थे किसको मारने के लिए? इब्राहिम लोदी को मारने के लिए, क्योंकि उस समय इब्राहिम लोदी लोदी वंश में राज कर रहे थे, शासक थे। और यही आया बाबर और पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 में किसको हरा दिया? बाबर को हरा देता है। तो जो जो बुलाया है क्या बचा है? दूसरों को बुला के कहते हैं कि चोर से कभी भी रिश्तेदार से चोर नहीं मतलब हम उनको मार पाते हैं। चोर रिश्तेदार से नहीं मारते हैं लोग, क्योंकि सोचते रिश्तेदार आकर के मारे, सोचेगा कि हम चोर मारे, नहीं मार पाएगा भैया। चोर गांव के ही लोग समझ लेते हैं। तो अगर इब्राहिम लोदी को अगर ऐसा मानते थे चोर ही है, तो उसे बाहर से लोगों को बुलाने की ज़रूरत क्या थी? आपस में ही 3 थे ही, युद्ध कर लेते। लेकिन कोई यहाँ पे युद्ध नहीं किया और किसको बुला लिया? बाबर को। अब बाबर आया, तुगलक मुग़ल वंश का संस्थापक बन गया। अब ये मुग़ल वंश स्टार्ट हो जाता है 1526 से लेकर के 1857 की क्रांति तक। ये चलता है आपका मुग़ल वंश, जब तक से 1857 की क्रांति ना हो जाती है तब तक चलता है। अब आप लोगों के माइंड में हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि हाँ बाबर आया। और बाबर ने देखो, बाबर ने खानवा का युद्ध किया, चंदेरी का युद्ध किया, घाघरा का युद्ध किया, सारे युद्ध किया। बाबर ने, जानते हो 1526 में जो युद्ध किया था, तो ये पानीपत का प्रथम युद्ध किया था। 1527 में 1 साल के बाद ही युद्ध करता है, जो खानवा का युद्ध राणा सांगा के साथ करता है। चंदेरी का युद्ध 1528 में कर लेता है। ये घाघरा का युद्ध कर लेता है 1529 में युद्ध कर लेता है। तो ये सारे युद्ध के बारे में आप लोग को याद करना होगा, लिख लेना होगा, बहुत कंप्लीट अच्छा से याद आप लोग को कर लेना होगा। ये आपने दिल्ली सल्तनत काल तो पढ़ लिया, आपको सिर्फ शासक और संस्थापक के विषय में बताई हूँ, उसके समय काल को बताई हूँ, बस आप लोग ये समझ लेना। अब आ जाओ मगध। यहाँ पे है मगध, और मगध में चल रहे थे 7 वंश। कितने वंश थे? 7 वंश। अब ये 7 वंश कौन आए? क्यों?
क्योंकि एक वंशज आया तो एक वंश को मार के दूसरा वंश अपना वंशज स्टार्ट कर लेता है। जैसे मगध में 7 वंश कौन से थे? तो पहले आया था हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, कण्व वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश। ठीक है, ये आप लोग को याद करना होगा। हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, इनके संस्थापक के विषय में आप लोगों को देखना होगा। हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार हैं, शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग हैं, नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद हैं और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यभूति शुंग है, पुष्यमित्र शुंग है, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव हैं और सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुख हैं। इनके विषय में मैं तो आपको पूरा पढ़ा चुकी हूँ बड़ा ढंग से इसके विषय में। जैसे मान लीजिए हर्यंक वंश, पहला वंशज आया था भारत में हर्यंक वंश जो मगध में आया था, क्योंकि 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा महाजनपद बना था मगध महाजनपद। इनमें से सबसे हर्यंक वंश सबसे मजबूत वंशज था जो बिंबिसार आया था। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु ने बिंबिसार का मृत्यु करके अपने शासक बना था। अजातशत्रु को मार करके उसी का बेटा उदयन ने अपने पिता को मार करके अपने शासक बना था और उदयन को नागदशक ने मार करके मतलब वो खत्म हो जाता है और नागदशक को मार देता है कौन? ये शिशुनाग मार देता है और शिशुनाग वंश स्टार्ट कर लेता है। ये सब इसमें आपको मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जानते हो कि संस्थापक थे, लेकिन यहाँ पे अशोक भी था। इसका मतलब इसके बेटा तो इसका बेटा नहीं था, नाती था, लेकिन बेटा कहिए तो इसका बेटा था बिंदुसार, बिंबिसार नहीं बिंदुसार। तो इनके विषय में आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, पहले हम इधर से पढ़ते आते हैं फिर आगे चलेंगे कश्मीर में। असम में एक वंश था जिसका नाम था कामरूप वंश। इसके संस्थापक थे पुष्यवर्मन। इसके संस्थापक क्या थे? पुष्यवर्मन नाम था। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग को ओडिशा में एक वंशज देखना पड़ेगा जिसका नाम है पूर्वी गंगटोक वंश। इसके संस्थापक थे अनंत वर्मन। पूर्वी गंग वंश, इसके संस्थापक अनंत वर्मन थे। बंगाल में जो शासक थे पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। वंश कौन था? पाल वंश। और कौन से संस्थापक थे? गोपाल। और पाल वंश को समाप्त करके आया था सेन वंश। सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे और गौड़ वंश जो था इसमें शशांक था। शशांक के विषय में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो। बंगाल का शासक शशांक था जो गौड़ वंश का संस्थापक था। इसने क्या किया था? इसने देखिए हर्षवर्धन के भाई राजवर्धन को मार दिया था, क्योंकि राजवर्धन ने उसी के दोस्त देवगुप्त को मारा था। देवगुप्त का ऐसा क्या कारण था कि ये मारे थे? तो यहीं पे अपने कन्नौज में हर्षवर्धन के बहन की शादी रहती है और उसी के बहनोई रहते हैं। उसके जीजा जी को मार देता है देवगुप्त और देवगुप्त को मार देता है राजवर्धन। राजवर्धन को मार देता है शशांक और ये कहानी ऐसे चलती रहती है। ठीक है, तो वो आपको भी आगे चल के पढ़ना ही है, अभी उनके बारे में आपको बताऊंगी। मध्य प्रदेश में चंदेल वंश है जिसके संस्थापक ननकू हैं। ठीक है, यादव वंश के संस्थापक भिल्लम हैं। हौसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्मन हैं। ठीक है, ये आप लोगों को याद करके पूरा रख लेना है, समझ में? अब यहाँ देखते हैं हम लोग पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक जो हैं सिंह विष्णु हैं। चोल वंश के संस्थापक जो कर्नाटक में चोल है, चोल वंश, चोल, चेर, पांड, ये सब इधर ही है। चोल, चेर इधर है, पांड इधर साइड है। चोल, चेल, पांड, इनके संस्थापक आप लोग को देखना होगा। पहले हम चोल वंश के संस्थापक विजयपाल थे जो कर्नाटक में है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा है। यहाँ पे हम लोग वकाटक वंश के बारे में देख लेते हैं, जो ये नर्मदा नदी के तट के साइड जिसको पुलकेशिन ने मार दिया था। किसको? हर्षवर्धन को मार दिया था। तो यहाँ पे आपको महाराष्ट्र से कर्नाटक ये सारे इतने जो एरिया था ना, ये सब वंशज अपना अपना चलाते थे। सब सारे सोचते थे कि हम चारों जगह से हम ही लूट लें। तो यहाँ वकाटक वंश था। वकाटक वंश के जो संस्थापक थे विंध्य शक्ति थे। चालुक्य वंश के संस्थापक जयसिंह थे, लेकिन ये वातापी के संस्थापक थे, क्योंकि इसको तीन में भाग में बांट दिया गया था। बार बार चालुक्य वंश आया था। जैसे कल्याणी में
तैलफ उसके थे, कल्याणी में तैलफ थे, बेगी में विष्णु वर्मन थे, राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग थे। ये आपको समझ में आया होगा? नहीं आया समझ में? आ गया होगा समझ में। अभी और है, अभी तो आपको कहाँ पढ़ना है, ये कश्मीर के विषय में। कश्मीर का जो वंश है उनकी कहानी हम लोग को कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, ये देखना है। ये जो कश्मीर है, कश्मीर में कारकेट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश, ये वंशज चलते हैं। ठीक है। कारकेट वंश के जो संस्थापक है दुर्लभ है। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन है। लोहार वंश के संस्थापक संग्राम राज हैं। ये सब इधर वंशज चलते थे। लेकिन ये सब वंशज के विषय में हम लोग को पता कैसे चला, किस बुक में लिखा गया है? तो कल्हण ने एक बुक लिखी थी। कल्हण का बुक का नाम है राज तरंगनी। ये कश्मीर की सारी जानकारी इससे से हम लोग को मिल जाती है। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे थानेश्वर जो महाराष्ट्र, ये हरियाणा में थानेश्वर है। इस थानेश्वर में एक वंश चल रहा था जिसका नाम था वर्धन वंश। वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। इनका नाम क्या था? पुष्यभूति। वर्धन वंश के संस्थापक। ये लोग थानेश्वर में रहते थे। लेकिन जैसे ही थानेश्वर में इसके हर्षवर्धन के जो पिता थे प्रभाकर वर्धन की जैसे मृत्यु हो जाती है, उसके बाद राजवर्मन को मार देता है कौन? देवगुप्त शशांक मार देता है। तो हर्षवर्धन अपनी बहन को कन्नौज में शादी जो किया था, इसी कन्नौज में आकर के रहने लगा था, कन्नौज में। तो कन्नौज के ये भी संस्थापक उस समय बन गया था। ठीक है। अब आता है हम लोग परमार वंश। इसके हैं संस्थापक उपेंद्र। इसके संस्थापक उपेंद्र हैं। प्रतिहार वंश, इसके संस्थापक हैं नागभट्ट। और मैत्रक वंश, इसके संस्थापक हैं भट्टाकर। और जो चौहान वंश के संस्थापक है वासुदेव हैं। और गुप्त वंश के संस्थापक जो उत्तर प्रदेश में है उसके श्री गुप्त हैं। तो जो गुप्त वंश के संस्थापक हैं इनके विषय में आपको तो पढ़ना ही है, क्योंकि आपको श्री गुप्त के बाद आप लोग को पढ़ना होगा चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके विषय में आप लोग को पढ़ना होगा। ये सारे वंशज के विषय में आप लोग को पढ़ना होगा। तो सिर्फ वंशज के विषय में आप लोग याद कर लेना, ये आपके वंशज थे। और इन वंशजों के विषय में आपको बता दी हूँ, एक को ख़त्म करने के बाद एक आए हुए थे। अब यहाँ पे आप लोग ये समझ गए होंगे। अभी आपको अगर मुझे बताना होगा, मतलब मान लीजिए कि मैं बाबर के विषय में आपको बताना स्टार्ट करी, तो बाबर भैया जब तक चला ये एक ही मुगल वंश, उसमें क्योंकि इसी का बेटा जाके राज करने लगा, मुगले वंश का है, उसी का बेटा राज करने। 19 जो राजा आए थे ना, इसी बाबर के वंशज का थी। और ये मुगल वंश स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश अलग अलग आए थे, क्योंकि एक को मार कर दूसरा वंश आकर के। दौलत होती है ना, दौलत बहुत खतरनाक चीज़ होती है। दौलत तो सबको चाहिए, लेकिन दौलत का नशा एक अलगे नशा है, दूसरे को मार करके पाना। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जीवन में आप लोग ऐसा ना करना, जो खुशी से मिल जाए उसे ले लेना, दुखी किसी को करके न लेना। और प्रेम से जो भी चीज़ कोई दे दे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कभी ज़ोर ज़बरदस्ती किसी से ना करना कि हमें ये चीज़ चाहिए। क्या चाहिए? मिल गया तो ठीक है, ना मिला तो तुम्हारा, कौन सा मेरे बाप का है। ठीक है। अब हम यहाँ तक तो देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मिलूँगी। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।